नमस्ते। हेलो एवरीवन। हम लोग अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक मैंने आपको शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का अध्ययन करा दिया है। अब हम अर्थालंकार पर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर काव्य कहा जाता है, इसीलिए अलंकारों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार का है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त पदाभास और चित्रालंकार, ये 6 अलंकार जो हैं वह शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और इनमें से हमारे कोर्स में जो आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, उसके 10th परिच्छेद के अलंकारों में अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों शब्दालंकार हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब अर्थालंकार, तो आज से हमको अर्थालंकार प्रारंभ करने हैं। अर्थालंकार के ऊपर जो कुछ विशेष बातें हैं उनको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे और तब हम नेक्स्ट जो हमारे अलंकार प्रेस्क्राइब्ड हैं, यानी हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो अर्थालंकार, अर्थ पर आश्रित अलंकार ही अर्थालंकार होता है, ये बात आप जानते हैं। क्योंकि जब मैंने अलंकारों का सबसे पहला लेक्चर लिया है, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया, और ये जो आज हम बात बताएंगे, ये चूँकि अर्थालंकार को हम पढ़ रहे हैं, पहले से हम इसको बताते तो आप शायद उसको समझ नहीं पाते, है ना। और इस समय ये बताना आवश्यक है क्योंकि आज से हम अर्थालंकारों का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, पर्याय शब्द का प्रयोग करने पर भी जहाँ अलंकार की स्थिति बनी रहती है, वहाँ अर्थालंकार समझना चाहिए कि यदि हम किसी पद का पर्यायवाची वहाँ प्रयोग कर भी दें तो भी वहाँ अर्थालंकार बना रहता है, इसीलिए वह, और उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, तो ही वह अर्थालंकार है। तो देखिए, जैसे वागार्थाविव संप्रक्तौ, इस श्लोक के इस पदांश में देखिए, वाक के स्थान पर यदि हम वाणी शब्द को रख दें तो वाण्यार्थाविव संप्रक्तौ ये बनेगा, है ना। तो क्या अर्थ में चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। तो उपमा अलंकार उसी प्रकार बना रह रहा है। तो चाहे वागार्थाविव संप्रक्तौ कहें या वाण्यार्थाविव संप्रक्तौ कहें, दोनों अवस्थाओं में उपमा अलंकार जैसा है वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। तो यह अर्था अलंकार है। मूल बात तो ये है। ठीक है। अब मुख्य रूप से इनका वर्गीकरण हम 7 प्रकार से कर सकते हैं। तो अर्थालंकारों का जो वर्गीकरण है वो कैसे होगा? देखिए, नंबर 1 सादृश्य मूलक, नंबर 2 विरोध गर्भ न या विरोध मूलक, सादृश्य गर्भ भी कह सकते हैं, सादृश्य मूलक यानी जिसके मूल में, जिसके गर्भ में जो है, जैसे सादृश्यता है तो सादृश्य मूलक, विरोध है तो विरोध मूलक, है ना। श्रृंखला बंध तो, और तर्क न्याय मूलक, वाक्य न्याय मूलक, लोकन न्याय मूलक, गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक। देखिए, यहाँ पे जो श्रृंखला है वह री ऐसा आना है, तो इस समय ऐसा इस पर टाइप हो चुका है, इसलिए आप इसको श्रृंखला री का ही पढ़ें इसको। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले सादृश्य गर्भ अलंकार यानी सादृश्य मूलक अलंकार 3 प्रकार से बनते हैं। तो नंबर 1 पे कौन है? भेदाभेद प्रधान, नंबर 2 अभेद प्रधान, नंबर 3 गम्योपम्याश्रय।
ठीक है। तो भेदा भेद प्रधान और अभेद प्रधान, तो जो नंबर 2 यानी अभेद प्रधान जो है अलंकार का भेद वह 2 प्रकार से होता है। क यानी इसके 2 प्रकार हैं, इसीलिए इसमें क और ख लिखा है। क आरोप मूलक, ख अध्यवसाय मूलक। तो जब हम इन अलंकारों का एक अलंकारों का अध्ययन करेंगे तो हम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि क्या आरोप मूलक है, क्या अध्यवसाय मूलक है। अध्यवसाय क्या होता है ना, ये आरोप क्या होता है। गम्य अपम्याश्रय, तो गम्य अपम्य ये क्या होता है ना, तो वो जब हम पढ़ाएंगे उसके साथ साथ आएगा। अभी हम इसका एक आपको वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो सादृश्य मूलक अलंकार हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, भेदाभेद प्रधान, अभेद प्रधान और गम्योपम्याश्रय। अभेद प्रधान 2 प्रकार का होगा। अब नंबर 1 कौन सा है, भेदाभेद प्रधान। देखिए, उपमा, उपमयोपमा, अनन्वय और स्मरण, ये जो अलंकार हैं ये कैसे हैं, ये भेदाभेद प्रधान की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब है अभेद प्रधान। अभेद प्रधान को हमने 2 कैटेगरी में रखा, क और ख। तो अभेद प्रधान यानी आरोप मूलक जो हैं वो कौन कौन से हैं, रूपक, परिणाम, संदेह, भ्रांतिमान, उल्लेख, अपहनुति। ये जो अभी नाम बोले हैं मैंने, ये अलंकार आरोप मूलक हैं और अभेद प्रधान की कोटि में आते हैं। पुनः अभेद प्रधान की जो कोटि है वह अध्यवसाय मूलक है। तो अध्यवसाय मूलक में कौन कौन सा आएगा, देखिए, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। ये दोनों अलंकार अध्यवसाय मूलक के अंतर्गत आते हैं, अभेद प्रधान हैं। नंबर 3 सादृश्य मूलक का नंबर 3 भेद गम्योपम्य आश्रय है ना। ये देखिए क्या है, ये तुल्य योगिता, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, परिकरांकर, श्लेष और अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थांतर न्यास, पर्यायोक्ति, ब्याज स्तुति और आक्षेप, इतने सारे नाम ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे गम्य औपम्य आश्रय है ना, गम्य औपम्य आश्रय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, विरोध गर्भ मूलक यानी विरोध मूलक जो हमारे अलंकार हैं, यहाँ आपस में विरोधाभास होता है ना। और क्योंकि कवि इनका प्रयोग करते हैं तो विरोधाभास बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग करते हैं। तो विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अभी हमने देखिए यहाँ भी देखा, अभेद प्रधान अध्यवसाय मूलक के अंदर भी अतिशयोक्ति था है ना, लेकिन अतिशयोक्ति विरोध गर्भ के कोटि में भी आता है। कहीं कहीं जब इस तरह की अतिशयोक्ति होती है जो विरोध मूलक हो रही है तो वह इसके अंतर्गत आएगी। फिर असंगति, विषम, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष और व्याघात। नंबर 3 श्रृंखलाबंध। श्रृंखलाबंध जो होते हैं इसमें एक श्रृंखला बनी होती है ना। तो जैसे एक कार्य को करने के बाद सीरीज से बनी होती है तो वही सीरीज यानी श्रृंखलाबंध। तो श्रृंखलाबंध मूलक है। तो कारणमाला, एकावली, माला दीपक और सार, ये चारों अलंकार श्रृंखलाबद्ध में आते हैं। तर्क न्याय मूलक, ये इस कैटेगरी में देखिए काव्यलिंग, अनुमान ये आएगा। फिर इसके उपरांत वाक्य न्याय मूलक, ये यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, समुच्चय, समाधि, ये जो अलंकार हैं वे
वाक्य न्याय मूलक हैं और लोक न्याय मूलक। लोक न्याय मूलक के अंतर्गत प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, तद्गुण, एतद्गुण, उत्तर। ठीक है, ये हमारे लोक न्याय मूलक के अंतर्गत आ रहे हैं। गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक, इसके अंतर्गत देखिए सूक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति और भाविक, ये जो अलंकार हैं ये गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक हैं। और इसके अलावा मिश्र, कुछ मिश्र अलंकार भी होते हैं, तो उसको हम उभयालंकार भी कह सकते हैं। देखिए, इन अलंकारों के वर्गीकरण में एक तीसरी श्रेणी मिश्र अलंकार की भी है, जिसे कुछ आचार्य उभयालंकार भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से अलंकार आ रहे हैं? इसमें संसृष्टि अलंकार और संकर अलंकार आते हैं। ठीक है, अब एक स्लाइड आगे पीछे हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बस थोड़ा सा आगे करके पीछे कीजिए। तो अर्थालंकार पाठ्यक्रम के अनुसार, उपमा अलंकार है ना। देखिए, हमारे साहित्य दर्पण में आप उसका अध्ययन कर रहे हैं और साहित्य दर्पण के 68 अलंकारों में से यानी 68 अलंकारों में से 14 अलंकार आपके सिलेबस में हैं। और जो 14 अलंकार लगे हुए हैं सिलेबस में वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम देखते हैं कि नेट की, यूजीसी नेट की जो परीक्षा है ना, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग काव्य प्रकाश के अलंकार हैं। तो जब हम, और साहित्य दर्पण इससे पहले यानी आपके एमए में चलता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये एमए में चलता है, प्रीवियस में है ना। और हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में साहित्य दर्पण बीए फाइनल ईयर यानी ऑनर्स यहाँ है, तो ऑनर्स में ये हमने लगाया हुआ है। इसके अंतर्गत आपको ये अलंकार पढ़ने को हैं। और देखिए, मैंने आपको बताया है एक लेक्चर में कि इसकी जो महत्ता है, क्यों साहित्य दर्पण इतना महत्वपूर्ण है, कि साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद, द्वितीय परिच्छेद, तृतीय, षष्ठ और ये दशम, ये सारा हमारे बीए के सिलेबस में लगा है। यानी आपकी जो नींव है वह बीए से ही बहुत अच्छी हो जाती है और मजबूत हो जाते हैं आप काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन के लिए, है ना। तो यदि ये नेट में नहीं भी हैं तो बीए में जब आप पढ़ते हैं या एमए में प्रीवियस में भी आप पढ़ते हैं, तो अलंकारों को समझने की पूर्ण शक्ति आपको यहीं से प्राप्त हो जाती है। और जब आप काव्य प्रकाश के अनुसार अलंकार पढ़ते हैं तो वे, मान लीजिए आपके नेट में हैं, तो जब आप इनको पढ़े होते हैं वो आपको और भी जल्दी याद हो जाते हैं, है ना। तो ये जैसे बेस के तौर पर आपको पढ़ने हैं। और देखिए, हमारे जो पाठ्यक्रम में हमने इसको सेट किया है अलंकार, ये 14 अलंकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लगभग ये सारे अलंकार नेट में भी लगे हुए हैं और अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये अलंकार लगे हुए हैं। कहीं साहित्य दर्पण के हिसाब से लगे हैं और कहीं काव्य प्रकाश के अनुसार लगे हैं, बट लगे यही सब हैं। तो इसलिए इनका अध्ययन परम आवश्यक है। अब देखिए, जो 14 अलंकार आपके हैं, तो इसके अनुसार जो अभी हमने एक वर्गीकरण देखा था, उस वर्गीकरण के अनुसार हमारा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, ये और आगे जो सात हैं वो किस किस भेद के अंतर्गत आ रहे हैं। देखिए, तो ये उपमा अलंकार जो है वह सादृश्य मूलक के भेदा भेद प्रधान वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। रूपक अलंकार सादृश्य मूलक के अभेद प्रधान आरोप मूलक के अंतर्गत आ रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार सादृश्य मूलक के अभेद प्रधान अध्यवसाय मूलक के अंतर्गत आ रहा है। अर्थांतरन्यास अलंकार
सादृश्य मूलक के गम्योपम्य आश्रय के अंतर्गत आ रहा है। विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार दोनों विरोध गर्भ वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं। दृष्टांत अलंकार सादृश्य मूलक के गम्योपम्याश्रय के अंतर्गत आ रहा है और संसृष्टि अलंकार जो है वह गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि इसमें गूढ़ अर्थ तो है ही, और दूसरा यह मिश्र अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार सादृश्य मूलक के अभेद प्रधान अध्यवसाय मूलक के अंतर्गत आता है। निदर्शना अलंकार सादृश्य मूलक के गम्योपम्याश्रय के अंतर्गत आता है और व्यतिरेक भी सादृश्य मूलक के गम्योपम्याश्रम के आश्रय के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब 11 अलंकार ये हैं अर्थालंकार और 3 आपने शब्दालंकार के अंतर्गत देखे, तो 11 और 3 14। तो 3 कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। इस तरह से ये 14 जो हमारे अलंकार हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इन सभी का जैसे आपने देखा, इससे पहले हम अनुप्रास, यमक और श्लेष को पढ़ा चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि एक एक भेद को बताया है। जैसे यमक के भेद बहुत अधिक विस्तृत थे, इसीलिए यमक को वहीं पर जो मेन उसका भेद था वही बताया, उदाहरण और भेद। और अनुप्रास के 5 जो भेद थे वो एक एक भेद पढ़ाए गए। श्लेष के आपके पास 8 भेद हैं, उन 8 भेदों को मैंने बहुत धैर्यपूर्वक और विस्तार से समझाया है। इस तरह से अब हम जो 11 अलंकारों का अध्ययन करेंगे अपने अगले व्याख्यानों में, वे भी आपको विस्तार से और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका भेद है उनको भी समझाते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।